मेरे सभी सम्मानित मित्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बीमारी और कई बार उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताना चाहता हूं, और वो एक सबसे कॉमन सी बीमारी है जो कि खासकर हमारे बुजुर्ग व्यक्तियों में होती है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को यदि हम एक सामान्य भाषा में समझना और आसान भाषा में समझना चाहें, मतलब कि हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाएं, इतनी भंगुर हो जाएं कि उनका टूटना बेहद आसानी से हो जाए। मतलब थोड़ी सी भी चोट से हड्डियों का टूट जाना। इस ऑस्टियोपोरोसिस के अक्सर करके विक्टिम 60 साल के ऊपर के व्यक्ति होते हैं। मित्रों, कई बार इनमें जो मुख्यतः टूटने वाली हड्डियां होती हैं वह कूल्हे की हड्डी होती हैं, कई बार कंधे की हड्डी होती है, कलाई की हड्डी होती है। तो मैं यह सीरीज़ बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी मित्रों, इसका एक बहुत बड़ा मेरा कारण था कि कभी भी जब हम बहुत ओल्ड एज के आदमियों के लिए सर्जरी करते हैं और उन्हें बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होती है, और मान लें उनका इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर हो जाए, सर्जिकल नेक ह्यूमरस कंधे की हड्डी, या कोलीज फ्रैक्चर हो जाए। कोलीज में तो हम लोग बहुतायत में सारे डॉक्टर्स या जितने भी अस्थि रोग के डॉक्टर्स होते हैं वो प्लास्टिंग बांधते हैं, और कई बार हाँ, जब तिरछा थोड़ा सा कलाई होने लगती है तो लोग भ्रांतियाँ करने लगते हैं, अरे डॉक्टर साहब प्लास्टर नहीं ऐसे बंधा। ये भी एक थोड़ा सा बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है, और खासकर ऐसे मरीज जब कई अन्य डॉक्टरों के पास भी जाते हैं तो कई डॉक्टर ऑस्टियोपोरोसिस की चीज़ें ना समझाते हुए अपने प्राइमरी डॉक्टर के ऊपर ही बैकफायर होते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। मैं इसे यहाँ ये कवर नहीं करूँगा, मैं चूंकि एक केस के डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाहता हूँ। मित्रों देखिए, कई बार ओल्ड एज में गिरने से, थोड़े से भी गिरने से हड्डियां टूट जाती हैं। जैसा इस केस में आपको बताऊंगा, यह फ्रैक्चर 4 पार्ट का फ्रैक्चर था और यह इंटरट्रोकेंटिक का फ्रैक्चर था। इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर था। मेरे एक डॉक्टर साहब ने इसे ऑपरेट किया, और जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो उन्होंने इसमें बेसिकली चूज़ किया एक DHS प्लेटिंग। DHS प्लेटिंग उन्होंने बहुत शानदार तौर पे किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब 1 महीना या 1.5 महीना बीत जाता है तो हम सभी लोग अपने मरीजों को चलने के लिए कहते हैं। किंतु मित्रों, जब कई बार ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है तो खासकर जो इंटरट्रोकेंटिक मतलब कूल्हे की हड्डी का इलाका आता है, ये कोलैप्स करने लगेगा। कोलैप्स का मतलब ये दबने लगेगा। हड्डियां पकड़ेंगी नहीं, हड्डियां ऐसा लगेंगी जैसे कि गायब होने लगी। अब मित्रों, अगर यहीं पर एक सर्जन को बड़ा हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है कि इस व्यक्ति में हम कैसी सर्जरी करें। मान लें अगर हम कोई बहुत मैसिव सर्जरी कर देते हैं, कोई बहुत मैसिव हार्डवेयर जैसे DHS या बहुत मैसिव PFL लगा देते हैं, तो ये सब जाकर के फेल्योर हो जाता है, और फिर पेशेंट का पेन बहुत सीवियर ग्रेड में हो जाता है। और अगर कहीं मैसिव हम लोगों ने पहले ऑपरेट कर दिया है तो फिर टिश्यू नेक्रोसिस, मतलब कई बार मसल बेली ही बिल्कुल डेड हो जाती है और वो नेक्रोस कर जाती है, और इन्फेक्शन कई बार हो जाता है, कई बार नेक्रोसिस टाइप की पिक्चर मिलती है। जैसा इस केस में मैं बताऊंगा कि अगर आप ये देखेंगे तो जब ये फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर साहब ने उसमें बहुत अच्छे से DHS प्लेटिंग की, बट ग्रेजुअल अगर आप एक्सरे देखते जाएंगे तो वो ऐसा आपको लगेगा जैसे हड्डी दबती दबती, बहुत दबते दबते अंत में इम्प्लांट फेल्योर हो जाता है। अब मित्रों, चूंकि इस तरीके के पेशेंट जब इनका ये कंप्लीट हुआ और जब सब कुछ फेल्योर हो गया, बड़ा सीवियर पेन हुआ, तो वो मेरे पास आए। अब चूंकि मित्रों ये हमारे सदैव ध्यान रखिए, सेकेंडरी डॉक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो मरीज के अटेंडेंट को अगर एक्चुअल ऑस्टियोपोरोसिस है तो उस बारे में बताए, न कि द्वेष भावना से, राइवलरी के तहत आप अपने प्रीवियस डॉक्टर के लिए बुराई करना शुरू कर दें। नहीं, ये बहुत गलत बात होती है। अब चूंकि वो बेचारे परेशान थे, कई लोगों से मिले। अब जब कई लोगों से मिले तो अब मित्रों स्थिति ये थी कि लोगों ने ये कहा उन्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें वो करना चाहिए, तो फिर आप आते तो मैं ऐसा करता। देखिए मित्रों, एक बात सही मायने में बताऊं, ऑस्टियोपोरोसिस में आप कुछ भी कर दीजिए वो कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स मतलब हड्डी भंगुरता में है, वो दब जाएगी और फाइनली आपका इम्प्लांट फेल्योर हो जाएगा। तो बेहतर होगा ऐसी जगहों पर इम्प्लांट ऐसा ज़्यादा मैसिव ना लगाएं
जिससे कि दिक्कत होने लगे। अब जैसा इस केस में फ्रैक्चर से लेकर अंत तक की चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब आप इसे आइए देखिए। अब जैसा मित्रों आप इस एक्सरे में देख रहे हैं, यह एक इंटरट्रोकेंटिक कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर है और यह एक अनस्टेबल टाइप का फ्रैक्चर है। हमारे डॉक्टर साहब ने इसमें बहुत अच्छे से एक DHS प्लेट फिक्स की, जितने भी फ्रेगमेंट थे उनको बहुत अच्छे से एक जगह लाया, किंतु जैसे ही चलाया वैसे ही स्क्रू ने अपनी जगह को छोड़ दिया और इस एक्सरे में स्क्रू थोड़ी दूरी पर है। जब इन्होंने और चलाने की कोशिश की तो स्क्रू और दूर चला गया और जब इसी प्रयास में वॉकर से डॉक्टर साहब ने इन्हें और चलने के लिए कहा तो मित्रों इस एक्सरे में आप देखेंगे तो कंप्लीट प्लेट अपनी जगह से हट गई और वह जा कर के बिल्कुल ऊपरी तौर पर चली गई, जिसे निकालना भी मेरे लिए बहुत कष्टकारी था। अब मित्रों जैसा आप इस वीडियो में देख चुके, जो मैंने आपको बताया पहले से लेकर इम्प्लांट फेल्योर तक। अब जब वो कई डॉक्टर से मिल गए तो उन्होंने कहा नहीं मैं ये करता और इस तरीके की चीज़ अब नहीं होती है। देखिए मित्रों, DHS प्लेटिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो यंग एडल्ट में भी की जाती है, ओल्ड एज में भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यंग एज में ही की जाएगी, कई बार ओल्ड एज में भी ये चीज़ बहुत सक्सेसफुल होती है। मित्रों मैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बुजुर्ग व्यक्ति जब भी इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर होते हैं और मान लीजिए वो सक्सेसफुल भी हो गए या किसी बुजुर्ग का एक बार फ्रैक्चर हो गया तो उनके साथ सदैव एक खतरा मंडराता रहता है। और मेरा अपना अनुमान नहीं, ये सभी मेडिकल फील्ड में सभी को पता है कि अगला 3 साल बहुत क्रूशियल होता है। इस 3 सालों में व्यक्ति विशेष कई बार दोबारा गिर जाते हैं और उनका रिवाइज फ्रैक्चर हो जाता है। तो मित्रों फिर मैं पुनः इसी केस पर आता हूँ। इस केस में मैं बताऊँ कि फिर उसके बाद मैंने देखा, फिर मैंने कहा देखिए भाई आप प्रीवियस मेरे डॉक्टर के बारे में ऐसा ना सोचें कि उनकी कोई कमी थी। मैंने उनका एक्सरे भी दिखाया कि अगर आप पहले फ्रैक्चर ऐसे थे तो देखिए डॉक्टर साहब ने कितना सुंदर बिठाया था, मगर आप इसके बाद एक्सरे देखेंगे तो अंत में फेल्योर हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का के फेवर में ही बोलेंगे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं बीमारी के प्रति आपको सतर्क कर रहा हूँ, मैं किसी को गार्ड नहीं कर रहा हूँ और मैं ही हूँ तो डॉक्टर का कब ये कह रहा है भाई, बाकी के डॉक्टरों ने तो यही कहा ना कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें रिवाइज किया, चूँकि मित्रों जब मैं ऑपरेट करने के लिए चूँकि अब प्लेट तो निकालनी ही पड़ेगी। अब जब प्लेट निकाला तो जितना भी टिश्यू था सब नेक्रोस कर गया। जैसा कि मित्रों आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कंप्लीट मसल बेली नेक्रोस कर गई। और जब ये सब चीज़ें नेक्रोस कर जाती हैं तो मित्रों फिर सेकेंडरी, अब मेरे पास कोई बहुत ऑप्शन तो नहीं बचते थे, तो मैंने इन्हें अलाइन किया, इसमें एक एंडर नेलिंग की और मैंने इसे इंसर्कलाज वायरिंग से बांध दिया। मैंने उन लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, बट मित्रों मैंने इसमें बोन ग्राफ्टिंग मैं नहीं कर पाया, मैंने बहुत इम्पैक्ट कर दिया था फ्रैक्चर को। बोन ग्राफ्टिंग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जब बहुत टिश्यू नेक्रोसिस होती है तो मित्रों अब बड़ा मैसिव फिर मैं बोन ग्राफ्ट निकालता तो मेरे पास उतना समय भी नहीं था और ऑपरेटिंग सर्जरी का टाइम फेज लंबा बीत गया था। क्योंकि मित्रों कई बार ऐसा होता है ना, जब फ्रैक्चर बहुत इंटरनली मूव कर जाता है जैसा इस फ्रैक्चर में, तो बोन की डिलीवरी बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और चूंकि ये फ्रेगमेंट बिल्कुल फीमोरल आर्टरी के करीब था, अब आप समझिए जब मैं फिंगर से इसे मैनिपुलेट कर रहा था तो जस्ट इसके ऊपर मुझे फीमोरल आर्टरी पैल्पेट होती मिली। तो मुझे भी ये भी एक डर लगा कि अगर कहीं बाई चांस, मैं तो सुधार के लिए जा रहा हूँ और बाई चांस कहीं ये फ्रैक्चर का फ्रेगमेंट कहीं इनको लेसरेट भी कर दिया तो मुझे पैर ही काटने की नौबत आ जाएगी। बट ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया, दोनों चीज़ों को निकाल करके और बहुत अच्छे से मैंने फिर इसके बाद इसे स्टिच कर दिया, सारी चीज़ें थी। अब ये व्यक्ति विशेष ईश्वरी दया है, बहुत सही हैं, चल भी बहुत अच्छे से ले रहे हैं और इस तरीके से एक ऑस्टियोपोरोसिस से सेकेंडरी फाइट में ये सक्सेसफुल हो गए। बट मित्रों मैं यहाँ पर एक बात टोकना चाहूँगा, जरूरी नहीं है कि सेकेंड सर्जरी लेते समय या कोई भी हम लोग ऐसा करते समय 100% अपने गोल को अचीव ही कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है मित्रों कि हम लोग जैसे सर्जिकल नेक ह्यूमरस है, मान लीजिए इसमें ऑपरेट करते हैं, ये भी आइए एक वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो अभी इसी के बाद तुरंत बना दूंगा।
जिसमें आप देखिए यदि सर्जिकल नेक ह्यूमरस भी होता है तो प्राइमरली बहुत अच्छे से फिक्स किया जाता है, बट आगे चल करके ये इतनी बुराई पर होने लगता है कि पूरी हड्डी गल जाती है। मित्रों, मैं आपको एक होम मैसेज देना चाहूँगा कि जिनके भी माता पिता बूढ़े हैं वो अपने माता पिता की कद्र इस प्रकार से करें कि सबसे पहले तो उन्हें वॉकर से चलने के लिए दें, उन्हें छड़ियाँ दें, उन्हें बहुत ज़्यादा चलने फिरने से थोड़ा सा बेड पर बैठ करके या उस पर कसरत करें। जो भी लोग 70+ हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा हम और आप अवेयर हो जाएं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वो फ्रैक्चर कर गए तो मित्रों फिर रिवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर के बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो बड़ी मदद भी करना चाहते हैं, बट उम्र एक ऐसा दायरा है कि कई बार बहुत मदद हो नहीं पाती है। तो इस केस से मैं सारे मरीजों को, उनके अटेंडेंट को, मैं खासकर अपने डॉक्टर भाइयों को भी बहुत सचेत करना चाहूँगा। मुझे दुख भी हुआ जब इस केस में बाकी के डॉक्टर्स ने ये कहा नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उन्होंने गलत कर दिया, जो कि बेहद निंदनीय है। हम सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन को, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे MS हो, सभी को पढ़ाया गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी व्यक्ति में है और उसका फ्रैक्चर है तो हाईली अनप्रिडिक्टेबल होता है कि वो यूनाइट करेगा कि नहीं करेगा। तो मित्रों, आप सभी अपने बुद्धि विवेक को ध्यान दें, बुजुर्ग व्यक्तियों की आप केयर करें और इस बात को कभी न भूलें, यदि कोई व्यक्ति विशेष इस बार फ्रैक्चर हो गया है तो अगला 3 साल बेहद क्रूशियल होता है और 99% लोग दोबारा गिर जाते हैं और इस बार हड्डी इतनी वीक होती है जिसे जोड़ पाना कई बार असंभव होता है। तो इसीलिए कहा गया है सुरक्षा में ही अक्लमंदी है। सुरक्षित रहने के लिए आप सदैव सजगता करें और अपने बुजुर्ग माँ बाप को बेहतर खान पान, उन्हें बेहतर वॉकिंग स्टिक, इन सब चीज़ों से देकर उनकी लाइफ को बहुत शानदार आप बना सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर SK शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ।